बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। बशारुल असद को हटाने के सवाल पर जेनीवा बातचीत मुतासिर, अपोजिशन मुतालबे पर कायम। अगली लबनान जंग में हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाएंगे, इस्राएली फौज ने दी धमकी। हिजबुल्लाह गैर जानिबदार नहीं रही तो फिर इस्तीफा दे दूंगा, साद हरीरी की वार्निंग। कहा सऊदी अरब में क्या हुआ बता नहीं सकता। ईरान बदअमनी फैलाने के लिए हर साल $30 बिलियन खर्च करता है, सऊदी अरब ने लगाया इल्जाम। आंग सान सूची से फ्रीडम ऑफ ऑक्सफोर्ड अवार्ड छीन लिया गया। पोप ने की म्यांमार की लीडर से मुलाकात, रोहिंग्यों का नाम नहीं लिया। जर्मनी में इमिग्रेशन के हामी मेयर पर चाकू से हमला किया गया। हैदराबाद बना ग्लोबल, शहर में आलमी एंटरप्रेन्योरशिप समिट शुरू, मोदी और इवांका ट्रंप ने हिस्सा लिया। इवांका ने कहा व्हाइट हाउस में हिंदुस्तान का दोस्त रहता है, चाय वाले से वजीर आजम तक मोदी के सफर का जिक्र। मोदी ने किया हैदराबाद मेट्रो का इफ्तिताह, हैदराबादियों का लंबा इंतजार खत्म, चारशंबे से आम मुसाफिरों के लिए सर्विस शुरू होगी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। मंगल को हैदराबाद के लिए एक बड़ा दिन था। शहर में न सिर्फ मेट्रो ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह हुआ, बल्कि इसी दिन ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट की मेजबानी की गई और हैदराबाद ऐसा करने वाला साउथ एशिया का पहला शहर बन गया। इस तरह नवाबों का शहर एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और एडवाइजर इवांका ट्रंप ने 3 दिन तक जारी रहने वाले ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट का इफ्तिताह किया। इस समिट की खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर खातून सनतकार हिस्सा ले रही हैं और हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पुराने शहर के तारीखी फलकनुमा पैलेस में इवांका ट्रंप की डिनर पर मेजबानी की। इवांका ट्रंप ने मंगल को हैदराबाद में वजीर खारजा सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हर साल होता है और पहली मर्तबा ये प्रोग्राम हिंदुस्तान या साउथ एशिया में हो रहा है। इस मौके पर वजीर आजम मोदी और इवांका ट्रंप के दरमियान कुछ देर के लिए आमने सामने की मुलाकात भी हुई। इवांका ट्रंप इस समिट में अमेरिका के 350 रुकनी डेलीगेशन को लीड कर रही हैं। वजारत खारजा ने बताया कि सुषमा स्वराज और इवांका ट्रंप ने तिजारत और सनत में औरतों के रोल और औरतों को बाइख्तियार बनाने के बारे में कारआमद बातचीत की। इवांका ट्रंप ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान आज़ादी की 70वीं सालगिरह मना रहा है और वो हिंदुस्तान के अवाम को मुबारकबाद देती हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी की क़यादत में आगे बढ़ेगा। इवांका ने कहा कि हिंदुस्तान की खलाई गाड़ियाँ चांद और मरीख तक पहुँच गई हैं और हिंदुस्तान के अवाम हम सब में तहरीक पैदा करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नीचे से शुरुआत का जिक्र करते हुए इवांका ने कहा कि चाय बेचने से वज़ीर आज़म तक उन्होंने यह साबित कर दिया कि तब्दीली मुमकिन है। इवांका ने कहा कि व्हाइट हाउस में हिंदुस्तान का एक दोस्त रहता है। उन्होंने खातून सनतकारों से कहा कि वो आगे बढ़ें। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह पिछले 10 साल के दौरान खातून सनतकारों ने तरक्की की है। इवांका ने समिट से खिताब में कहा कि हिंदुस्तान के टेक एंटरप्रेन्योर्स दुनिया भर में मशहूर बिरयानी को भी फीका कर सकते हैं। And thank you, Prime Minister Modi, for joining us here today, and for all that you are doing to build India as a thriving economy, a beacon of democracy, and a symbol of hope to the world. What you are achieving here is truly extraordinary. From your childhood selling tea to your election as India's Prime Minister, you've proven that transformational change is possible.
And now you are bringing that promise to hundreds of millions of people across your country. Thank you. This is the first time India has hosted the Global Entrepreneurship Summit. It is a symbol of the strength and friendship between our two people and the growing economic and security partnership between our two nations. As President Trump said earlier this year, India has a true friend in the White House. जैसे ही मोदी और इवांका ट्रंप हॉल में पहुंचे, उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हाईटेक सिटी के आलीशान हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, जिसमें 1500 डेलीगेट्स की गुंजाइश है। इस प्रोग्राम से पहले 3 बड़े स्क्रीन्स पर इनक्रेडिबल इंडिया की झलकियां पेश की गई और मुख्तलिफ रियासतों की खुसूसियतों को दिखाया गया। इस समिट का उन्वान औरतें पहले, सबके लिए खुशहाली है। इस समिट में जिन शोबों पर तवज्जो दी जा रही है उनमें एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी और मीडिया और एंटरटेनमेंट है। इससे पहले इवांका सुबह 3:15 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पर उतरी। हैदराबाद पहुंचने पर उन्होंने गर्मजोशाना इस्तकबाल के लिए अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद शहर आकर बहुत खुशी महसूस कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2017 के शुरू में अमेरिका का दौरा करते हुए इवांका ट्रंप को इस दौरे की दावत दी थी। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के लिए हैदराबाद को कई मकामात पर दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर में कई दिनों से इस समिट की मेज़बानी की तैयारियां जारी थीं और बैरूनी मेहमानों के लिए शहर को काफ़ी साफ सुथरा बनाया गया। इस समिट और इवांका ट्रंप के दौरे के ताल्लुक से अवाम में भी काफ़ी दिलचस्पी और जोशो खरोश देखा गया। इवांका ट्रंप, मोदी और बैरूनी मेहमानों के दौरों की वजह से शहर में जगह जगह ट्रैफिक पर पाबंदियां लगाई गईं, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट से खिताब किया और कहा कि इस प्रोग्राम की मेज़बानी पर तेलंगाना रियासत को फख्र है। चंद्रशेखर राव ने तिजारत के लिए माहौल को आसान बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तेलंगाना की पॉलिसियों का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ सिर्फ 15 दिनों में सरमायाकारी के लिए तमाम मंजूरियाँ दी जाएंगी। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना को दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस समिट की मेज़बानी पर फख्र है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क और बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए एक पसंदीदा मकाम बन गया है। समिट में हिस्सा लेने वालों से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुझे यकीन है कि आपको यहां रहने के दौरान हैदराबाद के खुसूसी किरदार का तजुर्बा होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दोपहर में हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करार दिया गया है। ये 18,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। वज़ीर-ए-आज़म ने मियापुर रेलवे स्टेशन पर मेट्रो रेल का इफ्तिताह किया, जिसके बाद उन्होंने गवर्नर ESL नरसिम्हन, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर KT रामाराव, मरकजी वजीर शहरी उमूर हरिधर सिंह पुरी और दूसरों के साथ कुकटपल्ली तक 5 किलोमीटर का सफर किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले मरहले का इफ्तिताह किया, जो 30 किलोमीटर लंबा है। मियापुर से नागोल तक इस मरहले में 24 स्टेशन हैं, जिन्हें चारशंबे से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मेट्रो रेल सर्विस के इफ्तिताह के मौके पर मेट्रो रेल की खातून ड्राइवर सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म दोपहर 1:30 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे और वहां बीजेपी कारकुनों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत से कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि वो हैदराबाद को हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि सरदार पटेल ने रियासत हैदराबाद को इंडियन यूनियन में शामिल किया था और हैदराबाद को वीर भूमि करार दिया था। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 2007 में शुरू हुआ था। इस सर्विस का शहर के बाज़ इलाकों में बाकायदा आगाज चारशंबे को होगा। इस तरह मेट्रो रेल के लिए हैदराबादियों का 10 साल का इंतजार खत्म हुआ है। बात करते हैं मिडल ईस्ट के हालात की। बशार अल असद के मुस्तकबिल के सवाल पर जेनीवा में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत मुतासर होती नजर आ रही है। सऊदी अरब की तायद रखने वाले अपोजिशन ग्रुप्स इस बातचीत में बशार अल असद को हटाने के मुतालबात दोहरा रहे हैं। पता चला है कि इस मुतालबे की वजह से बातचीत के नतीजों के ताल्लुक से तरह तरह के अंदेशे पैदा हो गए हैं। अपोजिशन पार्टियों के नुमाइंदे नसर अल हरीरी ने जेनीवा में कहा कि किसी भी उबूरी हुकूमत से पहले बशार अल असद को हटना पड़ेगा। सऊदी अरब के दारुल रियाद में हाल ही में होने वाली मीटिंग में उन्हें अपोजिशन लीडर्स की नुमाइंदगी के लिए चुना गया था। उन्होंने रियाज हिजाब की जगह ली, जिन्होंने रियाद मीटिंग से पहले इस्तीफा दिया था। सीरिया की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जेनीवा में यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में ये बातचीत शुरू हुई, लेकिन इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि 7 साल से जारी लड़ाई और बहरान को ख़त्म करने के लिए इस मीटिंग में कोई ठोस कामयाबी हासिल होगी। इस बातचीत में नए दस्तूर, इलेक्शंस और इस्लाहात पर गौर किया जा रहा है। सीरिया से मुतल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे स्टाफन डी मस्तूरा ने उम्मीद जाहिर की कि सीरिया बहरान के फरीक किसी शर्त के बगैर संजीदा बातचीत करेंगे।
मस्तूरा ने कहा कि हम सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद 2254 पर अमलावरी और सियासी हल की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस बातचीत में कैदियों और अगवा किए गए लोगों की रिहाई और लापता लोगों के बारे में बातचीत की जा रही है। इसके अलावा घेराबंदी का शिकार शहरों और मकामात और ऐसी जगहों पर इंसानी इमदाद पहुंचाने पर भी बात हो रही है जहां पर पहुंचना मुश्किल हो गया है। स्टाफन डी मस्तूरा ने कहा कि इस सिलसिले में अगले दौर की बातचीत दिसंबर में होगी। सीरिया के अलग अलग अपोजिशन ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 50 नुमाइंदे इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए जेनीवा पहुंचे। हाल ही में इन अपोजिशन ग्रुप्स की एक मीटिंग सऊदी अरब के दारुल रियाद में हुई थी। पता चला है कि उबूरी हुकूमत और बशार और असद के मुस्तकबिल के बारे में इख्तलाफात तेज़ हो सकते हैं। इराक के साथ साथ सीरिया में हाल ही में अमलन ISIS और दूसरे अपोजिशन ग्रुप्स का सफाया हो गया है। 6.5 साल से जारी इस जंग में बशार और असद फौज और उनके इत्तेहादियों की कामयाबी के बावजूद सीरिया की अपोजिशन सदर को हटाने पर जोर दे रही है। रियाद में सीरिया के अपोजिशन ग्रुप की मीटिंग के बाद जारी बयान में सीरिया में ईरान की दखलंदाजियों को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि सीरिया के मुस्तकबिल में बशार अल असद का कोई रोल नहीं होना चाहिए। सीरिया बहरान 7वें साल में दाखिल हो गया है। इस जंग में 3 लाख से ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं और 11 मिलियन से ज़्यादा बेघर हुए हैं। इस दौरान सीरिया के अरबीन टाउन में एक हवाई हमले की खबर है। कहा गया है कि इस हमले में कई लोग हलाक और जख्मी हुए हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। बशार अल असद को हटाने के सवाल पर जेनीवा बातचीत मुतासिर, अपोजिशन मुतालबे पर कायम। अगली लबनान जंग में हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाएंगे, इस्राएली फौज ने दी धमकी। हिजबुल्लाह गैर जानिबदार नहीं रही तो फिर इस्तीफा दे दूंगा, साद हरीरी की वार्निंग। कहा सऊदी अरब में क्या हुआ बता नहीं सकता। ईरान बदअमनी फैलाने के लिए हर साल $30 बिलियन खर्च करता है, सऊदी अरब ने लगाया इल्जाम। आंग सान सूची से फ्रीडम ऑफ ऑक्सफोर्ड अवार्ड छीन लिया गया। पोप ने की म्यांमार की लीडर से मुलाकात, रोहिंग्यों का नाम नहीं लिया। जर्मनी में इमिग्रेशन के हामी मेयर पर चाकू से हमला किया गया। हैदराबाद बना ग्लोबल, शहर में आलमी एंटरप्रेन्योरशिप समिट शुरू, मोदी और इवांका ट्रंप ने हिस्सा लिया। इवांका ने कहा व्हाइट हाउस में हिंदुस्तान का दोस्त रहता है, चाय वाले से वजीर आजम तक मोदी के सफर का जिक्र। मोदी ने किया हैदराबाद मेट्रो का इफ्तिताह, हैदराबादियों का लंबा इंतजार खत्म, चारशंबे से आम मुसाफिरों के लिए सर्विस शुरू होगी। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सऊदी अरब की शूरा काउंसिल के काला ओहदेदार ने मिडल ईस्ट में ईरान की पॉलिसियों पर तनकीद की है और इल्जाम लगाया है कि ईरान अपने लश्करों के जरिए दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए और उनकी मदद के लिए हर साल $30 बिलियन से ज्यादा खर्च करता है। सऊदी शूरा काउंसिल के नायब सदर नशीन मोहम्मद बिन अमीन अल जाफरी ने यह बात कही इटली के रोम शहर में नाटो के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए। उन्होंने कहा कि ईरान खित्ते के कई मुल्कों में बदअमनी फैलाने के लिए अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहा है। जाफरी ने कहा कि ईरान अरब मुल्कों के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है और वो दहशतगर्दों की तायीद की एक तारीख रखता है।
उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने कभी भी ईरानी अवाम के ताल्लुक से दुश्मनी का रवैया नहीं रखा। उन्होंने कहा कि ईरान की हुकूमत अब भी यमन के अलहूसियों की मदद कर रही है और उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल्स और दूसरे हथियार दे रही है, जिसका इस्तेमाल हाल ही में रियाद हमले के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि दुनिया ISIS के खिलाफ कामयाबियों का जश्न मना रही है, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान की हुकूमत से इलाके और दुनिया के अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। जाफरी ने कहा कि आलमी ताकतों के साथ न्यूक्लियर डील के बावजूद ईरान को खित्ते में उसकी जारहाना पॉलिसियों से रोका नहीं जा सका। सऊदी ओहदेदार ने यमन में सऊदी अरब की कोशिशों का जिक्र किया और कहा कि सऊदी अरब ने यमन के अवाम की मदद की है और वो यमन में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए GCC मुल्कों के साथ मिलकर कोशिशें कर रहा है। इसराइली फौज ने धमकी दी है कि लेबनान के खिलाफ अगली जंग में हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया जाएगा। इसराइली फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रोनेन मेंसल ने इलाट शहर में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगली जंग में जीत का फैसला बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये बात साफ है कि नसरुल्लाह टारगेट होंगे। उन्होंने कहा कि अगर नसरुल्लाह मर जाएंगे तो इसके गहरे असरात पड़ेंगे। इसराइल ने साल 2000 और 2006 में लेबनान पर 2 जंगें थोपी थी, लेकिन दोनों जंगों में हिजबुल्लाह फाइटर्स ने इसराइली सिपाहियों के दांत खट्टे कर दिए थे। हसन नसरुल्लाह ने हाल ही में कई बार वार्निंग दी है कि इसराइल लेबनान के खिलाफ जारहियत का इरादा रखता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तकबिल की किसी भी जंग में इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म साद हरीरी ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह गैर जानिबदार नहीं रहती है तो वो फिर से इस्तीफा दे देंगे। फ्रांस के एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए साद हरीरी ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह खित्ते के बहरानों से दूर रहने की पॉलिसी पर अमल करती है तो वो वज़ीर-ए-आज़म बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें खित्ते के बहरानों में गैर जानिबदार या न्यूट्रल रहना चाहिए। साद हरीरी ने इन दावों को रद्द कर दिया कि सऊदी अरब में उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा खुद लिखा था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी अरब में जो कुछ हुआ वो उससे नहीं बता सकते। अल जज़ीरा ने साद हरीरी के हवाले से कहा कि वो नहीं बता सकते कि सऊदी अरब में 3 हफ्तों के दौरान क्या क्या हुआ। साद हरीरी ने कहा कि वो सऊदी अरब में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। बहरीन के कई मकामात पर शिया आलिम शेख ईसा कासिम से यकजहती का इजहार करते हुए रैलियां निकाली गईं। खबरों में कहा गया है कि शेख ईसा कासिम की सेहत बहुत बिगड़ गई है और हुकूमत उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं दे रही है। दीराजगांव और दूसरे मकामात पर लोग सड़कों पर निकल आए। शेख ईसा कासिम 1 साल से ज़्यादा अरसे से नज़रबंद हैं। इस दौरान एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहरीन की अल खलीफा हुकूमत से कहा कि वो फौरी शेख ईसा कासिम को इलाज की सहूलतें पहुँचाए। इसराइल के दारुल तेल अवीव में एक बम धमाके में 3 लोग हलाक हो गए हैं, जिनमें 2 फ़लस्तीनी और 1 इसराइली शामिल है। इसराइली पुलिस ने बताया कि जाफा शहर में एक शॉपिंग प्लाजा के करीब यह धमाका हुआ, जिससे इमारत ढेर बन गई। 4 लोग जख्मी भी हुए, जिनका हॉस्पिटल्स में इलाज किया जा रहा है। पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन अब तक ये नहीं मालूम हो सका कि इस धमाके की वजह क्या है। चारशंबे को फ़लस्तीनियों से यकजहती के इजहार का दिन मनाया जाएगा। UN जनरल असम्बली ने 1977 में इस दिन को मनाने को मंजूरी दी थी, जिसके बाद हर साल 29 नवंबर को इसराइल की ज़्यादतियों के खिलाफ पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया जाता है। 1947 में इसी दिन फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने की करारदाद UN जनरल असम्बली में पेश की गई थी। शुरू में इस करारदाद की किस्मत का फैसला गैर यकीनी था, लेकिन यहूदी लॉबिंग के बाद जनरल असम्बली में वोटिंग हुई, जिसमें इस करारदाद के हक़ में 33 और उसके खिलाफ 13 वोट डाले गए। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इसराइल तो बन गया, लेकिन 7 दहे गुजरने के बावजूद फ़लस्तीन की रियासत नहीं बन सकी। म्यांमार का दौरा करने वाले पोप फ्रांसिस ने रोहिंग्या मुसलमानों का नाम नहीं लिया, लेकिन मुल्क में इंसाफ और इंसानी हुकूक के एहतराम की ज़रूरत पर जोर दिया। पोप ने म्यांमार में तकरीर करते हुए कहा कि सिर्फ इंसाफ और इंसानी हुकूक की इज्जत के जरिए ही अमन हासिल किया जा सकता है। उन्होंने हर नस्ली ग्रुप और उसकी शिनाख्त के लिए एहतराम की ज़रूरत पर जोर दिया। म्यांमार का दौरा करते हुए उन्होंने वहाँ की लीडर आंग सान सू की और आर्मी चीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आर्मी चीफ ने कहा कि उन्होंने पोप को बताया कि म्यांमार में मजहब की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं किया जाता। इस तरह आर्मी चीफ ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन तशद्दुद को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसके सबूत कई मरतबा सामने आए हैं। पोप ने माजी में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भाइयों और बहनों के अल्फाज का इस्तेमाल किया था। पोप ने म्यांमार का दौरा करते हुए लफ्ज़ रोहिंग्या इस्तेमाल नहीं किया और उनकी तकलीफ़ों का सीधे तौर पर कोई जिक्र नहीं किया। इस दौरान रोहिंग्या मुसलमानों ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि पोप उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं।
आंग सांग सूची से एक बावकार अवार्ड फ्रीडम ऑफ ऑक्सफोर्ड छीन लिया गया। ऑक्सफोर्ड सिटी काउंसिल ने पीर की शाम ये फैसला किया। उन्हें 1997 में ये अवार्ड दिया गया था और उन्होंने 15 साल बाद 2012 में शख्सी तौर पर यह अवार्ड हासिल किया था। म्यांमार में जमहूरियत के लिए लंबी लड़ाई लड़ने पर आंग सांग सूची को यह अवार्ड दिया गया था। एक बयान में कहा गया कि आंग सांग सूची ने म्यांमार में नस्लकुशी रोकने के लिए कार्रवाई के मुतालबात पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से उनसे यह अवार्ड वापस लेने का फैसला किया गया। बरतानिया की लेबर पार्टी की एक ओहदेदार मैरी क्लॉक्सन ने कहा कि सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड म्यांमार के तशद्दुद पर अपनी आंख बंद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भी ये बात साबित हो गई है कि रोहिंग्यों के गांव जलाए गए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने म्यांमार की राखीन रियासत के हालात को नस्लकुशी करार दिया है। इसके बावजूद सूची ने इन इल्जामात को कबूल नहीं किया है। उन्होंने रोहिंग्या औरतों के रेप को भी मानने से इनकार कर दिया। जर्मनी में एक शहर के मेयर पर चाकू से हमला किया गया जो इमिग्रेशन रेफ्यूजियों के हामी समझे जाते हैं। एल्टीना शहर के मेयर एंड्रियास हॉलस्टीन की गर्दन पर जख्म आए हैं और उनका हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। इस शहर में कोटे से ज्यादा माइग्रेंट्स को कबूल किया गया था। पुलिस को शुबा है कि यह हमला सियासी मुहर्रिकात पर मबनी है। इस मेयर का ताल्लुक चांसलर एंजेला मर्केल की पार्टी से है। जर्मन मीडिया में कहा गया कि हमला आवर को हिरासत में ले लिया गया है जो हमले के दौरान मेयर की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगा रहा था। एंजेला मर्केल ने ट्विटर पर इस हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर कुछ सुकून मिला कि मेयर की हालत खतरे से बाहर है। कीनिया में यूरो केनियाटा ने दूसरी बार सदर की हैसियत से हलफ लिया। दारुल-हुकूमत नैरोबी में हलफ बर्दारी तकरीब हुई लेकिन अपोजिशन ने इसका बॉयकॉट किया। इस मौके पर उनके हामियों ने जश्न मनाया लेकिन बाज़ लोगों ने एहतजाज भी किया जिन्हें रोकने के लिए पुलिस हरकत में आ गई। अपोजिशन लीडर रेला डेंगा ने पिछले महीने सदारती इलेक्शन के दूसरे राउंड का बॉयकॉट किया था और हलफ बर्दारी को जानशीनी करार देते हुए मजाक उड़ाया। केनियाटा ने 26 अक्टूबर को होने वाले सदारती इलेक्शंस में 98% वोट हासिल किए लेकिन वोटिंग में सिर्फ 39% वोटर्स ने ही हिस्सा लिया था। चाइना के एक फौजी जनरल ने करप्शन के इल्जामात लगाए जाने के बाद खुदकुशी कर ली। हाल ही में सदर जी जिनपिंग ने करप्शन के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया। वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के रुकन थे और उन पर सीनियर ओहदेदारों ने करप्शन के 2 इल्जामात लगाए थे। जोंगयांग ने 23 नवंबर को फांसी ले ली। सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। क्रिकेट। हिंदुस्तानी बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा ने आलमी रैंकिंग में छलांग लगाई है और दूसरे मकाम पर पहुंच गए हैं। कैप्टन विराट कोहली ने टेस्ट बैट्समैन की आईसीसी रैंकिंग में अपना 5वां नंबर बरकरार रखा है। पुजारा ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्टीव स्मिथ से पीछे हैं। हिंदुस्तान के ओपनर मुरली विजय और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रोहित शर्मा ने भी अपनी रैंकिंग में बेहतरी की है और 28वें और 46वें मकाम पर पहुंच गए हैं। बॉलिंग रैंकिंग में रविंद्र जडेजा ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मिशेल स्टॉक टॉप 10 में दोबारा वापस आ गए हैं और 10वीं पोजीशन पर है। बॉलिंग में पहला रैंक जेम्स एंडरसन का है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बशार अल असद को हटाने के सवाल पर जेनीवा बातचीत मुतासिर, अपोजिशन मुतालिबे पर कायम। अगली लेबनान जंग में हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाएंगे, इस्राएली फौज ने दी धमकी। हिजबुल्लाह गैर जानिबदार नहीं रही तो फिर इस्तीफा दे दूंगा, साद हरीरी की वार्निंग। कहा सऊदी अरब में क्या हुआ बता नहीं सकता। ईरान बदअमनी फैलाने के लिए हर साल $30 बिलियन खर्च करता है, सऊदी अरब ने लगाया इल्जाम। आंग सांग सूची से फ्रीडम ऑफ ऑक्सफोर्ड अवार्ड छीन लिया गया। पोप ने की म्यांमार की लीडर से मुलाकात, रोहिंग्यों का नाम नहीं लिया। जर्मनी में इमिग्रेशन के हामी मेयर पर चाकू से हमला किया गया। हैदराबाद बना ग्लोबल, शहर में आलमी एंटरप्रेन्योरशिप समिट शुरू, मोदी और इवांका ट्रंप ने हिस्सा लिया। इवांका ने कहा व्हाइट हाउस में हिंदुस्तान का दोस्त रहता है, चाय वाले से वजीर आजम तक मोदी के सफर का जिक्र। मोदी ने किया हैदराबाद मेट्रो का इफ्तिताह, हैदराबादियों का लंबा इंतजार खत्म, चारशंबे से आम मुसाफिरों के लिए सर्विस शुरू होगी।
ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।